दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम BA पंचम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में भारतीय काव्यशास्त्र नाम से जो प्रश्न पत्र है, उस पत्र में एक टॉपिक का नाम है काव्य हेतु। काव्य हेतु एक टॉपिक है। उस काव्य हेतु टॉपिक का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। काव्य हेतु। काव्य हेतु क्या है, इसकी ज़रूरत किस प्रकार से होती है कवियों के लिए, तो इन सभी बातों का हम लोग आज काव्य हेतु का इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो इकाई 1 में संकलित है। हेतु। आज का टॉपिक है काव्य हेतु। हेतु क्या? हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। अच्छा, हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण, तो काव्य हेतु का अर्थ क्या हुआ? काव्य की उत्पत्ति का कारण। मतलब काव्य की उत्पत्ति किस कारण से होती है या किन किन कारणों से होती है। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति में काव्य की रचना की सामर्थ्य जो उत्पन्न करते हैं, उन्हें काव्य हेतु कहते हैं। मतलब ऐसी शक्ति, जो सामर्थ्य जो एक व्यक्ति को काव्य रचना करने के लायक बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं? काव्य हेतु कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में अगर यह समझें तो कि काव्य कार्य है और हेतु कारण। बाबू गुलाब राय का कथन है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। फिर आगे, काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। मतलब काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं, वे ही कवि हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति जनसाधारण से भिन्न होती है। कहने का तात्पर्य है कि काव्य रचना करने की हर व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को, अपने विलक्षण को, अपनी व्यंजनात्मकता को एक बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर देता है, वही व्यक्ति को जो है वो उसी को कवि कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपनी अनुभूतियों को, विलक्षणता को, व्यंजनात्मकता को एक व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से इस तरह से कह दे कि सबको समझ में आ जाए, तो वो कहते हैं वो कवि हो जाता है। ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है। यह 3 हेतु माने गए हैं। मतलब काव्य हेतु कितने माने गए हैं? 3 काव्य हेतुओं के माना गया है भारतीय काव्य शास्त्र में। क्या क्या माने गए हैं 3 काव्य हेतुओं में? पहला है प्रतिभा, दूसरी है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। काव्य हेतु की संख्या पूछा जाए तो 3: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इनमें से प्रतिभा सर्वप्रथम काव्य हेतु है, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण हेतु है प्रतिभा। सबसे महत्वपूर्ण हेतु प्रतिभा है, जिसे कवित्व का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। मतलब सभी लोगों ने प्रतिभा को जो है बड़ा महत्वपूर्ण माना है। काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण ने जो है विचार व्यक्त किया है, और प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकारा है। अग्निशास्त्र में, अग्नि पुराण में प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार को काव्य हेतु माना गया है।
उसी चीज को उन्होंने कहा गया है, नरोत्तम दुर्लभम लोके विद्या तत्रसु दुर्लभा, कवित्व दुर्लभम तत्व शक्ति सुदुर्लभा। अग्नि पुराण में ये बात कही गई। अर्थात लोक में नरत्व दुर्लभ है और उसमें विद्वान नर होना दुर्लभ है। एक तो लोक में मानव जन्म लेना ही दुर्लभ है, उनका कहने का तात्पर्य, और उसमें से विद्वान नर होना और दुर्लभ है। कवित्व परम दुर्लभ, और उसमें से ऐसा जो कविता करता हो उसको तो परम दुर्लभ है, कवि बहुत ही दुर्लभ से बनता है। और कविता करने की शक्ति प्रतिभा को तो भी दुर्लभ, और कविता करने की शक्ति तो हर व्यक्ति में होती नहीं, इसलिए यह सबसे दुर्लभ है। ये बताया है अग्नि पुराणकार में कि एक तो नर होना दुर्लभ है, उसके बाद विद्वान नर होना, मनुष्य होना दुर्लभ है, उसके बाद कवित्व करना दुर्लभ है, उसके बाद प्रतिभा व्यक्ति के अंदर हो या बहुत ही दुर्लभ है। ये चीज़ जो है अग्नि पुराण में बताई गई है। संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्यों ने काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार विमर्श किया है। हम जो है कुछ देखते हैं, आचार्य भामा के अनुसार मतानुसार काव्य हेतु देखते हैं। आचार्य भामा काव्य हेतु में क्या बताते हैं और परिभाषा क्या दी है। तो आचार्य भामा का मत है, आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार, भामा का ग्रंथ का क्या नाम है, काव्य अलंकार, बहुत महत्वपूर्ण है। भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में सामर्थ्य हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। मतलब गुरु अगर उपदेश दे तो एक मूर्ख आदमी या बहुत ही कम बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी शास्त्र को अध्ययन कर सकता है, किंतु प्रतिभाशाली, लेकिन काव्य क्या है, किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जाता है। ये बात जो कही वो भामा ने कही है। वो कहे गुरु उपदेश सत्ध्येतु शास्त्रम जलाद जलाद मयो अप्यालम काव्यम तु जायते जात कश्चित प्रतिभावता। ये बात जो कही वो भामा ने कही। क्या कहा, निश्चय ही भामा प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु मानते हैं। पूछा जाए प्रतिभा को प्रधान हेतु कौन मानता है, तो भामा जो है वो प्रतिभा को प्रधान हेतु मानते हैं, स्वीकार करते हैं। किंतु यह अन्य श्लोक में वे स्वीकार करते हैं कि शब्द शास्त्र को जानने वाले की सेवा और उपासना करने का शब्द का तथा शब्दार्थ का ज्ञान करके तथा अन्य कवियों की व्यक्तियों के कृतित्व का अध्ययन करके ही काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। ये बात कहते हैं भामा। स्पष्ट है कि भामा प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति मतलब शास्त्र ज्ञान एवं अभ्यास को भी काव्य हेतु में स्थान देने के पक्ष धरे। मतलब भामा जो है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु मानने के पक्ष में है। उसमें से उन्होंने प्रतिभा को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। अब दूसरे आचार्य हैं आचार्य दंडी का मत। आचार्य दंडी ने क्या कहा, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य आदर्श, दंडी का ग्रंथ क्या है, काव्य आदर्श में प्रतिभा, आनंद, अभियोग मतलब अभ्यास और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी है। दंडी ने किसको माना है, प्रतिभा को माना है, आनंद अभियोग अर्थात अभ्यास को, और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतु के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने कहा है नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आनंदस्य अभियोग हास्य कारणम काव्य संपदा। ये बात कही दंडी ने। अर्थात नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बढ़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति के कारण है। नैसर्गिकी प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है जो ईश्वर प्रदत्त होती है।
इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि का काव्य रचना निरंतर अभ्यास एवं शास्त्र ज्ञान से ही हो सकती है। अर्थात दंडी ने क्या कहा, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन्होंने भी जो है 3 प्रकार के काव्य हेतु माने हैं। उसके बाद आते हैं आचार्य वामन का मत। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवती, आचार्य वामन के ग्रंथ का क्या नाम है, काव्य अलंकार सूत्रवती, में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। आचार्य वामन जो हैं उन्होंने प्रतिभा को जन्मजात गुण माना है कि प्रतिभा क्या है, वो जन्म से ही प्राप्त होती है, इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। कहा है कवित्व बीजम प्रतिभावनम कवित्वस्य बीजम, जो लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं, एक अन्य स्थान पर वे काव्य हेतुओं में प्रतिभा को कवित्व का बीज स्वीकार करते हैं, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार से शक्ति रूप में कवि में विद्या प्राप्त होती है। अभियोग, वृद्ध सेवा, अवेक्षण, अवधान आदि से ही उत्तम काव्य का निर्माण कर सकना संभव हो सकता है। आगे आचार्य रुद्रट का मत है, आचार्य रुद्रट का मत। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार, आचार्य रुद्रट का भी ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार, भामा के ग्रंथ का भी नाम था काव्य अलंकार, वामन का है काव्य अलंकार सूत्रवती था। तो रुद्रट काव्य अलंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। अर्थात रुद्रट ने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। लेकिन क्या करते हैं, रुद्रट बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने प्रतिभा को जो है, प्रतिभा को वे 2 भागों में मानते हैं। आचार्य रुद्रट जो है वो प्रतिभा के 2 भेद मानते हैं। कौन कौन से, एक सहजा और दूसरी उत्पाद्या। सहजा और उत्पाद्या। आचार्य रुद्रट प्रतिभा के 2 भेद मानते हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा क्या है ये देखते हैं, सहजा और उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है। सहजा और उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है, मतलब सहजा प्रतिभा क्या होती है, जन्मजात होती है, और वहीं काव्य निर्माण का मूल हेतु है। जबकि उत्पाद्या प्रतिभा लोक शास्त्र एवं अभ्यास से उत्पन्न होती है। उत्पाद्या प्रतिभा कहाँ होती है, लोक शास्त्र एवं अभ्यास से उत्पन्न होती है। यह सहजा प्रतिभा को संस्कारित एवं परिष्कृत करती है। कौन, उत्पाद्या प्रतिभा जो है वो सहजा प्रतिभा को संस्कारित और परिष्कृत भी करती है। तो इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, एक सहजा और एक उत्पाद्या। सहजा जन्मजात होती है, उत्पाद्या लोक शास्त्र और अभ्यास से उत्पन्न होती है। आगे आचार्य मम्मट का मत है। आचार्य मम्मट ने क्या कहा है, आचार्य मम्मट का मत। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट के ग्रंथ का क्या नाम है, काव्य प्रकाश, में काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए लिखा है। क्या लिखा है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अध्यवेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तुस्तभवे। ये बात जो है मम्मट ने, अर्थात काव्य के 3 हेतु हैं। मम्मट ने क्या बताए, काव्य के 3 हेतु बताए हैं। पहला शक्ति,
मतलब प्रतिभा को आचार्य मम्मट ने शक्ति नाम दिया है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा। लोक शास्त्र एवं अन्वेषण तथा अभ्यास, ये एक अन्य स्थान पर यह भी कहते हैं कि शक्ति कवितत्व बीज रूपम, अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है। शक्ति को काव्य का बीज संस्कार कहते हैं। इसके अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है। जिससे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं उसे ही मम्मट ने शक्ति कहा है। ये बात, मम्मट ने प्रतिभा को क्या कहा? शक्ति कहा। अब हिंदी आचार्य हैं केशव दास ने क्या कहा है? केशव मिश्र का प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। ये कहा है केशव मिश्र ने। अब हेमचंद्र का है, हेमचंद्र ने कहा है, उन्होंने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन, हेमचंद के ग्रंथ का कहना है शब्दानुशासन में लिखा है कि प्रतिभस्य हेतु प्रतिभा नमोशलान प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नमो मेशलानी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। हेमचंद्र की ये परिभाषा भी ध्यान रखने योग्य। उसके बाद एक कवि आए राजशेखर। राजशेखर ने कहा है कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समाहवेते श्रेयस्यो इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समावेत रूप में काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। वे प्रतिभा के दो भेद स्वीकार करते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है राजशेखर, क्योंकि राजशेखर जो है वो प्रतिभा के दो रूप स्वीकार करते हैं। इसके पहले आचार्य मम्मट ने दो सहजा और उत्पाद्य माना था। राजशेखर ने भी प्रतिभा के दो रूप मानते हैं। एक मानते हैं कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा है भावेत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा जन्मजात होती है। कार्यत्री प्रतिभा क्या होती है? जन्मजात होती है और इसका संबंध कवि से है। तो कवि में कार्यत्री प्रतिभा जो है वह जन्मजात होती है। भावेत्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से है। और भावेत्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से होता है। ये बात बताई राजशेखर ने प्रतिभा के दो रूप बताए हैं, भावेत्री प्रतिभा और कार्यत्री प्रतिभा। पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। तो पंडित राज जगन्नाथ जो है वह प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि तत्शिक्षा कारणम कवि ही गता केवलम प्रतिभा। उन्होंने प्रतिभा को केवल काव्य स्वीकार किया है। किसने? पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में। इन सभी के निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि काव्य के तीन प्रमुख हेतु बताए गए हैं। इसमें यह है कि काव्य के प्रमुख तीन हेतु बताए गए हैं। उसमें से पहला प्रतिभा को, दूसरा व्युत्पत्ति को, तीसरा अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु माना गया है। पहला है काव्य हेतुओं का स्वरूप। काव्य हेतु के कौन कौन से स्वरूप हैं? पहला है प्रतिभा। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना करने में सामर्थ्य बनाती है। राजशेखर ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सह शक्ति केवल काव्य हेतु है। आचार्य भट्ट तीत के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। तब राजशेखर जो केवल प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु मानते हैं, और भट्ट तौर ने भी प्रतिभा की जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि प्रज्ञा नमो सलानी प्रतिभा मता, अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नूतन नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है।
यह बात कही है। भट्ट तीर्थ या भट्ट तत्व का नाम है। फिर है आचार्य वामन का मत है कि प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है, इसके बिना काव्य रचना संभव नहीं है। आचार्य वामन जो है प्रतिभा को जन्म से प्राप्त संस्कार मानते हैं, इसके बिना काव्य रचना करना संभव नहीं है। आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है। कब इसी के बल पर का विसर्जन में सामर्थ्य होता है। उपरोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, नाना प्रकार के अलंकारों, उक्ति वैचित्र्य आदि का विधान करती आती है। उसी को उन्होंने प्रतिभा कहा है। आगे महिम भट्ट। महिम भट्ट प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र मानते हैं। महिम भट्ट क्या प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने कहा है? महिम भट्ट ने प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र कहा है। जिससे समस्त भावों का साक्षात्कार होता है। प्रतिभा नवीन सृजन में सहायक होने वाली शक्ति है। प्रतिभा के अभाव में का विसर्जन करने वाला कवि उपहास का पात्र बनता है। मतलब प्रतिभा के अभाव में अगर का विसर्जन किया जाता है, रचना की जाती है, तो ऐसा कवि जो है उपहास के योग्य बनता है। ये बात ही है महिम भट्ट ने। फिर आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को एक नया नाम दिया है, वह इसे शक्ति कहते हैं। मम्मट प्रतिभा को शक्ति कहते हैं और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं। ये बात जो ध्यान रखने वाली है कि मम्मट प्रतिभा को जो है वो काव्य शक्ति कहते नाम देते हैं और काव्य का बीज स्वीकार करते हैं, जिसके बिना काव्य की रचना असंभव है। शक्ति कवित्व बीज रूपम संस्कार विशिष्ट है, अर्थात शक्ति प्रतिभा कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है, जिसके बिना का सृजन नहीं हो सकता। आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप यहाँ स्पष्ट किया है, इससे हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। सभी लोग प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु स्वीकार करते हैं। या ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। प्रतिभा क्या है? प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त एक शक्ति है। प्रतिभा नवनमोशलान प्रज्ञा है। प्रतिभा जो है नित्य नूतन नए विचार उत्पन्न करती है। ये जो निष्कर्ष निकले हैं। फिर चौथा निष्कर्ष क्या है? प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्र्य आदि का विधान करता है। प्रतिभा के दो प्रकार की होती है। प्रतिभा को दो प्रकार माना गया है, एक कार्यत्री प्रतिभा, एक भावेत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है, और भावेत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। तो कार्यत्री वह प्रतिभा है, कवि के लिए क्या है? वो कार्यत्री प्रतिभा, जिसके बल पर वो काव्य की रचना करता है। लेकिन भावेत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर पाठक कविता को समझता है। कार्यत्री प्रतिभा जो है वो कवि के लिए होती है, भावेत्री प्रतिभा जो होती है वह पाठक के लिए होती है। सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है और इसे काव्य का मूल हेतु बताया है। नागेंद्र की परिभाषा है। नागेंद्र ने प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हुए कहा है कि प्रतिभा को नीरस और असाधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वह असाधारणता में खुलकर खेलती है। ये बात कही नागेंद्र ने। उसके बाद प्रतिभा दूसरा काव्य हेतु है व्युत्पत्ति।
व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? निपुणता है। पांडित्य या विद्वत्ता। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, पांडित्य या विद्वत्ता। ज्ञान की उपलब्धि को ही व्युत्पत्ति कहा गया है या लोकोपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के विलक्षण से होती है। विद्वानों का मत है कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है और उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है। रुद्रट ने बताया है कि छंद, व्याकरण, कला, पद और पदार्थ के उचित अनुचित का संयमक ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहलाता है। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को एक नया नाम दिया है, निपुणता। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को क्या कहा है? निपुणता। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति का नाम निपुणता दिया है। यह निपुणता चराचर जगत के निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। राजशेखर के अनुसार उचिता अनुचित विवेको व्युत्पत्ति। ये भी महत्वपूर्ण परिभाषा व्युत्पत्ति की राजशेखर ने दी है, महत्वपूर्ण है। उचिता अनुचित विवेको व्युत्पत्ति अर्थात उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। शेखर ने क्या कहा? उचिता अनुचितो विवेको व्युत्पत्ति अर्थात उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। यह परिभाषा दी है राजशेखर। संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति को काव्यहेतु में दूसरा स्थान दिया है। व्युत्पत्ति के बल पर ही कोई व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। सच तो यह है कि व्युत्पत्ति और प्रतिभा और व्युत्पत्ति समावेश रूप में ही काव्य रचना के हेतु हैं। जैसे लवण के बिना रूप फीका लगता है, वैसे ही रूप के बिना लवण भी आकर्षक नहीं लगता। व्युत्पत्ति जो है वो दो प्रकार की बताई गई है। व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, एक शास्त्रीय व्युत्पत्ति और एक लौकिक व्युत्पत्ति। शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन से तथा लौकिक व्युत्पत्ति लोक के निरीक्षण से प्राप्त होती है। प्रथम प्रकार की व्युत्पत्ति से जहाँ काव्य में सौंदर्य एवं व्यवस्था का समावेश होता है, वहीं लौकिक व्युत्पत्ति से विषय की संयमक प्रस्तुति संभव होती है। कवि की अभिव्यक्ति दोष रहित, मार्मिक, प्रभावकारी तभी होती है जब वह लोक एवं शास्त्र के व्युत्पत्ति से युक्त होती है। मतलब पहली प्रकार की व्युत्पत्ति में काव्य में सौंदर्य और व्यवस्था का समावेश करता है, जबकि लौकिक व्युत्पत्ति के विषय में सम्यक प्रस्तुति संभव है। कवि की अभिव्यक्ति दोष रहित, मार्मिक, प्रभावकारी तभी होती है जब लोक शास्त्र एवं व्युत्पत्ति से युक्त होती है। तीसरा काव्य हेतु है अभ्यास। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु अभ्यास है। भामा ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा ही उसकी उपासना करनी चाहिए। भामा ने लिखा है, क्या कहा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा ही उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन भी करना चाहिए, जिससे अभ्यास नित्य प्रतिदरण होता जाए। आचार्य वामन ने भी अभ्यास के महत्व देते हुए लिखा है कि अभ्यासों कर्मेषु कौशलम भाविति। अभ्यासें कर्मेषु कौशलम भाविति अर्थात
अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। अभ्यास के द्वारा ही कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। आचार्य दंडी ने तो अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। आचार्य दंडी ने अभ्यास को ही प्रमुख काव्य का हेतु माना है। मतलब अभ्यास को प्रमुख काव्य का हेतु कौन माना है? दंडी। अभी सब लोग प्रतिभा तक आप लोग जानते थे, लेकिन दंडी के विषय में यह है कि दंडी ने अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। वह यो यहाँ तक कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है। कहते हैं व्युत्पत्ति और अभ्यास के अभाव में भी जो है अब केवल अभ्यास के द्वारा ही कोई व्यक्ति जो है काव्य रचना में कुशल हो सकता है। सरस्वती की साधना से और शास्त्रों के श्रवण से कोई भी व्यक्ति सफल कवि बन सकता है। दंडी की यह धारणा अन्य आचार्यों ने स्वीकार नहीं की। प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है, फिर पूरा अभ्यास व्यक्ति को कैसे कवि बना सकता है? किंतु अभ्यास के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। प्रारंभ में प्रतिभा संपन्न कवि भी अच्छी कविता नहीं लिख पाते। निरंतर अभ्यास से ही उनकी निरंतर अभ्यास से ही उनकी कविता निखरती है। जो कवि कीर्ति चाहते हैं उन्हें आलस्य को त्याग कर सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और निरंतर कवि का अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास के महत्व को निम्न शब्दों में स्वीकार किया गया है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। यह अभ्यास के बारे में कहा गया है। रीतकाल के हिंदी के रीतकालीन आचार्यों ने काव्य हेतुओं पर विचार तो किया है, पर वे कोई नवीन उद्भावना नहीं कर सके हैं। भिखारी कविता करने की शक्ति जन्मजात होती है। भिखारी दास ने क्या कहा था? कविता करने की शक्ति जन्मजात होती है। शक्ति कवित्व बनाई बै के की जिन जन्म नक्षत्र में दीन विधाता। ये कहा है भिखारी दास ने। आचार्य श्रीपति ने अपने ग्रंथ काव्य सरोज में काव्य रचनाओं का उल्लेख कर इस प्रकार किया है। शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति और अभ्यास और प्रतिभा से होत है ताको ललित प्रकाश। आचार्य श्रीपति का यह जो है वो हमको नहीं भूलना चाहिए। शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति और अभ्यास और प्रतिभा से होत है ताको ललित प्रकाश। ये बात कही श्रीपति ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक जरूरत होती है वह है प्रतिभा। अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रतिभा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस प्रकार ये तीन काव्य की रचना करने के लिए तीन काव्य हेतु बताए गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इस क्लास से बाहर कभी भी आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे सब लोगों शेयर करिए। ये क्लास नेट, JRF, TG, PGT सभी हिंदी की समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।